बजट खत्म होने के बाद शाम 4 बजे आज सबसे बड़ा सवाल ये कि बजट को देखें समझे या फिर बाजार को देखें। और जब इतनी बड़ी कश्मकश हो, जब सब कुछ ठीक लगे, अरे वाह क्या बजट था, अब तक का शायद सबसे बेहतरीन बजट, और बाजार देखकर लगे अरे ये क्या हो गया, तब ज़रूरत है आपको बाजार की सबसे भरोसेमंद, सबसे अनुभवी आवाज़ सुनने की, जिससे कि आप पता लगा पाएँ कि क्या कुछ बजट में आपके लिए है, क्या कुछ बाजार से आपको मिल रहे हैं संकेत। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। हमारे साथ हैं नीलेश शाह साहब, ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी है कोटक म्यूचुअल फंड के, और साथ ही प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके आप सदस्य भी हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके ढेर सारे सुझाव बजट में जाते भी होंगे, और उसमें से कई सुझाव ऐसे मुझे पता है जो नीलेश भाई मन में जानते हैं और कहते हैं, और वो आज मुझे बजट में दिखे भी हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है सुनील सिंघानिया साहब, जो कि एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में दो और ख़ास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। मधु केला साहब जुड़ेंगे, फाउंडर एमके वेंचर्स के, और साथ ही रामदेव अग्रवाल साहब जुड़ेंगे जो कि को फाउंडर और एमडी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलेश भाई, इससे ज़्यादा और कुछ मांग सकते थे हम बजट में? नहीं, बजट बहुत ही अच्छा बजट है जी। एंड मैं इसे कहूँगा कि बाहुबली बजट है। एक तीर से कई निशाने साधे हैं जी। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है, 5.9% डेफिसिट दिखाई, और मोर इम्पॉर्टेंटली 4.5 तक का रास्ता दिखा FY 26 तक। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मार्केट के अनुमान से ज़्यादा बढ़ाया है। मार्केट को उम्मीद थी 9 लाख करोड़ के आसपास की, एक्चुअली 10 लाख करोड़ कर दिया जी। तीसरा, मतलब उन्होंने कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है टैक्स कट करके। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव जो थे, कंजम्पशन को सपोर्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करो, ये पूरा बजट में आया है। तो मेरे हिसाब से बजट काफ़ी अच्छा आया है। बाहुबली बजट, एक तीर से कई निशाने साधे। क्या बात है, एक तीर से कई शिकार, कई निशाने एक साथ साधना, यही बड़ी बात है। और ये इस बजट में मुश्किल काम था। मुश्किल काम इसलिए था कि होने को बहुत कुछ खराब हो सकता है। सुनील जी, बजट से पहले भी आपसे मुलाकात की थी, बात की थी, आप कह भी रहे थे कि देखिए करने को बहुत कुछ खराब हो सकता है, पॉपुलिस्ट बजट आ जाए, सबको खुश करे, इलेक्शन के पहले का आखिरी बजट है, और ख़राब होने को बहुत कुछ बाजार के लिए भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ खराब नहीं होना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस बजट का? आई थिंक सुबह बजट के पहले तक यही लग रहा था कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं भी आएगी तो बहुत पॉजिटिव होगा जी। और बजट आने के बाद में मार्केट ने बहुत जोर से थम्स अप भी दिया। करेक्ट। बट आई थिंक नॉन बजट रिलेटेड और नॉन फंडामेंटल रिलेटेड उसके बाद जो कुछ प्राइस एक्शन हुआ, उसको देखते हुए थोड़े से बोलते हैं ना, ट्रेडर्स स्पूफ अप हो जाते हैं। भाई भाव दिखते हैं आपको सब तरफ, मैसिव स्विंग्स दिखती है, तो आपका मनोबल थोड़ा सा डगमगा जाता है, और उसके वजह से आई थिंक मार्केट रिएक्शन टुडे, ये बजट का रिएक्शन नहीं है। बजट के हिसाब से तो निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर ही होना चाहिए था। करेक्ट। मैं कहता हूँ कि बजट ये 4S बजट है। 4S बहुत सिंपल बजट था। इसमें ज़्यादा जार्गन नहीं थे, ज़्यादा कविताएं नहीं थी, ज़्यादा कोई एकदम एग्जॉटिक शब्द यूज़ नहीं किए, एकदम सिंपल बजट था। बहुत शॉर्ट था। नॉर्मली 2-2 घंटे तक है ना वो भाषण देते रहते हैं, ये 1.25 घंटे में बजट खत्म हो गया। ये बजट ने स्ट्रक्चरल अनाउंसमेंट्स पे बहुत फोकस किया कि भाई हमको 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हमको रेलवेज़ में 2.5 लाख करोड़ खर्चा करना है, हमको हाउसिंग पे ये करना है। तो बहुत ही एक स्ट्रक्चरल था, और लास्ट एटलीस्ट बजट आने के बाद में ये स्माइलिंग बजट था, सबके मुंह पे स्माइल्स थी। उसके बाद जो हुआ ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसर्न हो गया। बट आई थिंक मैं एकदम नीलेश भाई के बात से सहमत हूँ। आई थिंक इट वाज इन दिस सर्कमस्टेंस बहुत ही अच्छा बजट। दूसरी चीज, बाजार में जो हुआ है, लेकिन आप दूसरे मार्केट को देखिए, बॉन्ड स्ट्रांग हुए, यील्ड कम हुई, करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज बहुत स्टेबल था। माने आई थिंक दूसरे मार्केट से भी ये बजट को थम्स अप मिला है। ठीक बात है, यानी कि बजट और बाजार को अलग अलग देखें। और वाकई में ये बात आपने सही कही, पॉइंट की, और रामदेव सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। सर, जब बजट स्पीच खत्म किया निर्मला जी ने, एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सब जब पैनल में साथ में बैठे थे और जैसे उन्होंने ये सारे पर्सनल टैक्स के सारे बोल दिए कर दिए, हमने कहा यही खत्म कर दो क्योंकि हमें पता है कि आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या पता नहीं कुछ और बोले, इतना काफ़ी अच्छा। और वहीं अच्छा खत्म भी एब्रप्टली हुआ, ऐसा लगा कि अरे थोड़ा और शायद बोलने वाली थी। तो क्या लगा, जिस समय खत्म हुआ उस समय तो एकदम
मूड फर्स्ट क्लास। नहीं, बजट तो परफेक्ट, अभी मूड फर्स्ट क्लास है। जी ऐसा कोई तकलीफ थोड़ी। देखिए बाजार में दो कहानी चल रही है, बजट तो था ही आज, बहुत जी, बड़ा इवेंट जी, था आज, जी। लेकिन जो दूसरा कहानी चल रहा है जी। वो तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन होना ही था ना। ठीक बात है। तो वो कल तक भी चल ही रहा था, अभी पूरे 7-8 दिन से वो हाईलाइटेड था और बाजार का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। सो दो कहानी चल रही है एक साथ, तो वो दोनों कहानी में मतलब उसका बोलबाला बाजार में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एफआई का एक्शन होगा। अभी देखे नहीं नंबर क्या आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एफआई ने सेल किया है उसके हिसाब से। करेक्ट। सो उसके कारण से उसके चलते हुए जो बाजार खराब हो गया, उसको अपने बजट से एकदम अलग रखना चाहिए। उसको कोई मतलब दोनों को मिक्स करके, मतलब बाजार में क्या हुआ उसके कारण से बजट खराब है ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं। बजट परफेक्ट है। अमन नीरज भाई बोल रहे हैं, जानकार हैं, एडवाइजरी कमेटी में हैं, सो उनको सब मालूम है। मैं तो क्या फिस्कल और बारे में बात करूंगा, लेकिन क्या है देखिए सबके जेब में 10-20-25 हज़ार रुपये आया है, मेरे को 2-3 लाख रुपये आया शायद, समझे ना। तो नहीं 2-3 लाख रुपये आया, नहीं 10% बच गया सीधा। 10%, हाँ वही मतलब मेरा 2.5 करोड़ का सैलरी है, तो मेरे को मेरे ख्याल से 5% उसमें बचेगा ना, तो 7-8 लाख रुपये आएगा। और भी अदर इनकम होगी। नहीं सर, हम तो चाहते हैं जितना ज्यादा बचे उतना बढ़िया। नहीं बचेगा, इसमें पक्का नहीं, बचेगा। आज पार्टी में ज्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है। तो क्या है देखिए, पर्सनल लेवल पे तो सबको फायदा हुआ है। अच्छा इकोनॉमी देखिए आप, इकोनॉमी में जो देखिए आप 30 लाख करोड़ का एडिशनल जीडीपी है, 273 के सामने 303 का उनका बजट है। ओके, तो 30 लाख करोड़ में अब वो 30 लाख करोड़ का दिवाली किसके किसके घर में होने वाला है, कौन कौन सी कंपनी के टॉप लाइन बढ़ेंगे और किसको। मेरे को लगता है इस बार जो है ना, जिस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, टॉप लाइन का कमी किसी के पास नहीं है, किसके पास प्राइसिंग पावर है, वो कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे मटेरियल में हो, जहाँ भी हो, सर्विसेज में। मेरे को लगता है सर्विसेज को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कमोडिटी साइड में है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में जो है, जिनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है 70%, 72%, उनको टेंशन रहेगा कि भाई वो पास ऑन कर सकते नहीं कर सकते। ये सीमेंट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो कॉस्ट बढ़ा हुआ, हमने भाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ा रहे हैं जितना कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो वो एक प्रेशर, पता नहीं ग्लोबल चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ, या हो सकता है ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो, उसके कारण। तो आपको जो सर्विसेज साइड है, बैंकिंग साइड है, सर्विसेज साइड है, वो तो बहुत अच्छा है, वो इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा है। तो ये जो ट्रेंड चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग साइड में थोड़ा प्रेशर था प्रॉफिट्स में, नॉन बैंकिंग कंपनीज में प्रॉफिट्स वे नॉट गुड। तो उसमें मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पर ऐसा कुछ बदलाव आएगा, और बजट का उसमें कोई रोल है नहीं। तो मेरे ख्याल से इट इज स्टेटस को, बजट में कैपिटल गेंस और ये सब तमाशा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हमको 5-10% हमारा इनकम बढ़ी गया, पोस्ट टैक्स इनकम, वो बहुत अच्छा हुआ। तो कंजम्पशन में इजाफा पक्का होगा उसका। प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, 66% हायर। वो बहुत बड़ा अमाउंट है, पता नहीं उसका उसमें से कितना, उसमें क्या देखिए, मटेरियल सीमेंट लगता है, थोड़ा बहुत लोहा लगता है, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं लगता है, सीमेंट, ईटा और लेबर, बस तीन ही चीज़ लगता है इसमें। तो मतलब काफ़ी बड़ा इजाफा आएगा उससे। ऐसे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बूस्टर है, बाकी तो डिटेल प्रोविजन अपने कभी भी पढ़ने का बाकी है। ऑन द होल इट इज़ गुड बजट। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस की, आप तीनों को मैंने सवाल खाली बजट पे ही पूछा, क्योंकि मुझे पता था बजट बाजार की बात करते मूड ख़राब हो जाएगा, लेकिन मूड इतना ख़राब है कहीं कहीं बाजार बीच में आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ, जो सुनील सर कह रहे थे कि जो रामदेव सर के पैसे इतने बचे हैं, उससे पार्टी वार्टी बहुत बढ़िया होगी। तो हमारे दर्शकों को बताओ कि हर बजट के दिन रामदेव सर की तरफ से एक पार्टी होती है, जिसमें बाजार के सारे दिग्गज इकट्ठे होते हैं। जिनको इनविटेशन जाता है उसका मतलब समझ लीजिए जो दिग्गज है, और जो पार्टी में वो दिग्गज जो नहीं इनविटेशन है या जो नहीं पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चिर परिचित मित्र हैं, नहीं बिल्कुल ठीक बात उनको है, बुलाते हैं हम लोग। सर उसका इंतजार रहता है सबको, ये बात है, सबको इंतजार रहता है, क्योंकि सवाल पार्टी का नहीं, सवाल वो मंथन का है। विचार विमर्श जो सब दिग्गजों से अपने अपने बजट के जो विचार सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, उसकी बात ही अलग है। आइए मधु सर भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले सर एक चीज़ जो आपको लगता है ये सबसे बढ़िया की बजट में, पाथ ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। अच्छा, हमारा जो प्रीमियम वैल्यूएशन दूसरे देश की मार्केट के सामने चलता है, उसके 3G है, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन कमिटमेंट। ग्रोथ की रीज़न होती है कि आप आपकी ट्विन डेफिसिट को कंट्रोल करें। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से ग्रोथ आएगा। तो आज दुनिया के बाकी देश फिस्कल स्पेंड कर रहे हैं, फिस्कल स्टिम्युलस दे रहे हैं, हम
आज भी फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना रहे हैं। सही बात। तो ये इस बजट की सबसे बड़ी चीज़ है। और आप तो इतने नंबर्स देखते हैं और नंबर्स के बेसिस पर आप जो बिल्कुल पूरे वित्तीय अनुशासन पर फोकस रखते हैं। कई बार मैंने देखा है नीलेश सर ने एक जो बात कही वो हमेशा कि हम अकेले दुनिया में ऐसे देश है जिन्होंने कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, डिले नहीं किया। डिफ़ॉल्ट तो दूर की बात, हम डिले भी नहीं करते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी वो रेटिंग नहीं आती जो आएगी। इस बजट को देखने के बाद आई एम श्योर आंखें खुलेगी, बाहर के देशों की रेटिंग एजेंसी खुलेगी, डेफिनेटली खुलनी चाहिए। आइए, मधु सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु सर, स्वागत है आपका। थैंक यू अनिल भाई। धन्यवाद सर, आप आए। अरे क्योंकि ऐसा बजट देखने के बाद किसी का मूड ना बने तो ना भी बने। लेकिन वाकई में बजट में तो कोई खराबी नहीं है ना। बजट में कोई खराबी नहीं है, मार्केट में भी कोई खराबी नहीं है। क्या है, ऐसा मूड ही खराब हो जावे ना। इतना अच्छा बजट, इट इज लाइक अ ड्रीम मोमेंट फॉर इंडिया। और उसके बाद ये मार्केट, मतलब एक बजट अच्छा वेस्ट हो गया, राइट? हाँ, बजट वेस्ट, मतलब ऐसी, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एसेंशियली ना। जो साइड का भी जो, अब मुझे ये जो समझा नहीं सुनील, आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट, ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज डाउन मोर देन 10%। करेक्ट। दैट वाज वो एक रेगुलेशन आया है 5 लाख के ऊपर का जो प्रीमियम है, हाँ। उसमें टैक्स बेनिफिट उन्होंने हटा दिए हैं उस उसके वजह वजह से। से गिरा। और एक दूसरा ये भी कि जो पुराने पर फिर भी सुनील, और एक और सर ये है कि सेक्शन 80 जो नई रिजिम में आप रहते हैं तो सेक्शन 80 के जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। तो अभी तक तो हम लाइफ इंश्योरेंस लेकर वहाँ क्लेम कर लेते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, कोई पीपीएफ से कर रहा है, अलग अलग तरीके से। तो वो भी थोड़ा सा, तो इसलिए शायद ये दोनों ही थोड़ी चीज़ें बड़ी भारी पड़ गई इंश्योरेंस कंपनी पर। बट ठीक है अनिल भाई, आई थिंक मुझे को लगता है ये टेम्परेरी है। जी, जी, इन 30 years of our career we have seen many such इससे ज़्यादा खराब बहुत देखे हैं। many such Six Sigma events. I Yes. think the good news मेरे हिसाब से कि जो भी अपन ने बजट से एक्सपेक्ट किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने उससे ज़्यादा अपने को दिया। करेक्ट। ऑन ऑल काउंट्स। करेक्ट। राइट। वेदर फिजिकल डेफिसिट, ये 2 दिन से जो घूम रहा था कि कुछ पॉपुलिस्ट के जैसा बजट हो सकता है, वो अपने को कहीं पे दिखा नहीं। कैपिटल गेन्स अपने को नहीं चाहिए था, नहीं आया। कोई टिंकरिंग नहीं चाहिए था, वो अपने को आया नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मुझे नहीं लगता एक भी आदमी ने ये एस्टिमेट किया होगा कि 10 लाख करोड़ नहीं, नेवर नेवर, सही बात। और 10 लाख करोड़ होने के बाद भी 5.9% है। राइट। अगर बजट का आंकड़ा देखो, जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी 10.5-11% है, विच इज़ वेरी एकदम मैनेजेबल और रीजनेबल है। खर्चा भी, टोटल खर्चा भी 45 लाख करोड़ है, वो भी रीजनेबल है। सब्सिडी का जो प्रोविज़न है वो भी रीजनेबल है। तो सरकार के पास मुझे लगता है कल पूरे साल में कुछ अगर 19-20 हो ना, तो फिर भी बहुत एमिनेशन है 5.9% के नंबर को स्टिक करने के लिए। तो मुझे लगता तो है सर और ऐसी सिचुएशन में अगर समझो 10.5 लाख करोड़ खर्चा करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर 6.3%, 6.4% भी फिजिकल डेफिसिट कर देते हैं तो शायद लोग इतना बुरा नहीं मानते कि चलो आप ग्रोथ के लिए पैसा डाल। फिजिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम नहीं है, वो बोरोइंग का प्रॉब्म है जी। बिकॉज अगर सिस्टम में आप 6.5% करो तो आपको 2.5-3 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बोरो करना पड़ेगा। वो फिर 100% वो बॉन्ड यील्ड आपका 7.6 हो जाता है। और आज बॉन्ड यील्ड जो आप नीलेश भाई बोल रहे हैं वो इसी वजह से शायद बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, Stable थोड़ी है नीची ना। है। नहीं, पर नीलेश भाई अगर 6.5 किया होता तो बॉन्ड यील्ड 100% ऊपर जाता। बिल्कुल। तो और उसमें वापस फिर सेंटिमेंट, तो वहां पे वो बैलेंस करना ही पड़ेगा नील भाई कि आप ठीक बात। कितना बोरो कर सकते हो। चलिए अब आइए बजट की कुछ और चीज़ों में। सबसे बड़ा जो टैक्स रिबेट देकर कि भाई अब 7 लाख रुपए तक नई टैक्स रिजिम में आपको टैक्स नहीं लगेगा, बड़े छोटे जितने भी लोग हैं सबके हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है रामदेव सर कि बड़ा बूस्ट मिलेगा कंजम्पशन को? बड़ा तो कितना कि देखिए जितना मिला है सबको मार्जिनल मिला है। मतलब जो मेन जो कंजम्पशन सेगमेंट है मिडिल क्लास, उनको बेनिफिट इज अबाउट 30-40,000 रुपीज़। तो उससे जो थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा। इतना इन्फ्लेशन है, अच्छा ये इन्फ्लेशनरी रहेगा क्योंकि आपका फिजिकल डेफिसिट 5.9 है, आपको 17-18 लाख का अभी भी डेफिसिट है, तो आप प्रिंट तो कर ही रहे हो, स्टिमुलस तो चालू है। स्टिमुलस खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपका प्री कोविड में तो आपका 3.5% था। करेक्ट। वहाँ से आपका 6.4, 6.5 हुआ कोविड के टाइम में। अभी तो आपको इकोनॉमी फुल स्विंग में आ गया, तो भी आप कम तो भी आप 3.5 पे नहीं आए हो। तो ये जो आपको 2%, 2.5% है, 3%, ये तो एडिशनल फिजिकल स्टिमुलस ही चल रहा है ना ये। करेक्ट। क्योंकि ग्लोबली ये पॉसिबल है। तो मतलब उसी कारण से क्या है कि आपको जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो चालू रहेगा। तो कंजम्पशन के लिए बूस्टर जरूर है, लेकिन आई थिंक लॉट ऑफ इट विल बी अब्जॉर्ब
बाय द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑल्सो। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंजम्पशन को बूस्ट देने की तैयारी है सरकार की तरफ से। और इसी के साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है इस बजट में, वो ये कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा करने की कोशिश की है। सुनील सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? क्या चीज़? 10 लाख करोड़ रखा है अमाउंट, हर किसी की उम्मीद से कहीं ज़्यादा, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा ऊपर कोई सोच नहीं रहा था, जैसा मधु सर भी अभी बता रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा आपको? नहीं, आई थिंक अगर आप लास्ट 1 साल पर्टिकुलरली देखो, जब से कोविड नॉर्मलाइज हुआ है, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत है जी। रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया है। रेलवे में FY23 में टोटल स्पेंड 80,000 करोड़ भी नहीं है। अच्छा। तो रेलवे इज द बिग बूस्ट लाइक फ्रॉम अ गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। भले वो फिर वंदे भारत हो या बुलेट ट्रेन हो या वैगन्स है, चाहे वैगन्स में 50-50 हज़ार करोड़ के उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। इंजन का ऑर्डर अभी थोड़े दिन पहले 25-30 हज़ार करोड़ का इंजन का ऑर्डर दिया हुआ था, नए इंजन जो सीमेंस को मिला था। तो आई थिंक रेलवे इज़ अ बिग फोकस। और बाकी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, दे वांट टू फोकस मोर ऑन रोड्स एंड इवन रूरल रोड्स। तो आई थिंक द फुल इकोसिस्टम इज गोइंग टू बेनिफिट। ऑब्वियसली एक बड़ा बूस्ट मिलेगा रेलवे वाली कंपनियों को, बिकॉज वहाँ पे 3 गुना हो गया है। दूसरी कंपनियों में 20-25% का ग्रोथ है। तो आई थिंक EPC कंपनीज विल बेनिफिट। सीमेंट में ग्रोथ आनी चाहिए, स्टील में थोड़ी बहुत तो ग्रोथ आनी चाहिए, बट केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स में इफ़ ये पैसा सच्ची में खर्च होता है तो यू विल सी अ बिग बूस्ट। और उसका फिर क्या होता है ना, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है। तो अगर ये 10 लाख करोड़ खर्चा करते हैं ना, तो इकोनॉमी में वो 2-3 गुना उसका बेनिफिट होता है, बिकॉज लेबर भी होता है, फिर उसके दूसरे एंसिलरीज भी बेनिफिट करते हैं। तो आई थिंक मानी जैसे हमने पहले भी कहा, सब एक सहमत हैं कि बजट वाज गुड एंड बजट कैन लीड टू इंडियाज ग्रोथ कमिंग बैक टू अबव 7%। तो मतलब मधु सर, इसका मतलब ये समझें कि भले ही ग्लोबली चैलेंजेस हैं, इस साल पूरे रहेंगे भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी डगमगाएगी नहीं, ये पक्का है। और इसमें बजट का बहुत बड़ा रोल है अनिल। इकोनॉमी नहीं डगमगाएगी, उसमें बजट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप ये फ्रंट एंड करके ये कॉन्फिडेंस नहीं दो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करो, राइट, तो बाकी जो दूसरे आदमी को भी रुपया लगाना है ना, वो भी घबराता है। करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ इस बार उन्होंने जो मैनेज किया ओवरऑल ना, फिस्कल डिसिप्लिन को रखते हुए भी पॉलिसी फ्रंट में भी काफ़ी सारा ओपन अप किया है। मतलब कल मैं देख रहा था, यू नो, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ा मैंने, उसमें जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग, 89,500 प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हिंदुस्तान में अभी चल रहे हैं। 141 लाख करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं, राइट। तो ये तो अभी ये पता है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंपनीज को नहीं संभाल सकते, क्योंकि उसमें तो जो इम्पैक्ट होगा वो होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमको अपने को इनवर्ड देखना पड़ेगा, राइट, और डोमेस्टिक इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, और वो खर्चा करके मजबूत होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार ये जो 7.3 लाख करोड़ का जो 10 लाख करोड़ किया है, और मुझे ये लगता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट इससे फिस्कल डिसिप्लिन के कारण इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल रहेगा, तो समवेयर हमको ये प्राइवेट कैपेक्स भी देखने को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स की वजह से अनिल भाई, इंडिया संभला हुआ रहेगा। ऑलरेडी बोल दिया IMF ने भी कि वी विल बी द बेस्ट इकोनॉमी, एब्सोल्युटली, वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये मेरा ओपिनियन नहीं, IMF का ओपिनियन है, राइट। So I think on a whole budget had supported this big time. रामदेव सर, FIs का ओपिनियन ये कब बदलेगा? क्योंकि आमतौर पर जनरली जब भी बजट आता है FIs को ये बड़े बड़े नंबर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। फिस्कल डेफिसिट बराबर प्रॉपर है कि नहीं, रोड मैप क्या है, ये सारी चीज़ों में तो वित्त मंत्री पास हो गई। तो क्या कुछ तस्वीर बदलेगी या फिर जनवरी से फिर से जो शुरू की है बिकवाली रहने वाली है? देखिए, उसके बारे में तो बोलने का बहुत मुश्किल है। देखिए, एक ये था कि भाई आपका चाइना और के सामने हमारा जो P मल्टीपल था ऑलमोस्ट 100% ऊपर था। उनका 10 था, हमारा 20 था। अब उनका 15 हो गया है, क्योंकि बाजार बहुत अच्छे चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ 15 हो गया है, और हमारा भी तो करेक्ट हो गया 19-20 हो गया है। सो वो गैप काफ़ी कम हो गया है। तो कहीं न कहीं जाके उनको भी सोचना पड़ेगा भाई इंडिया का अब ये एक्चुअली डिपेंडेंट है कि हाउ इट ट्रांसलेट दिस, एज आई सेड, 30 लाख करोड़ का जो एडिशनल GDP है नॉमिनल, वो कैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट में ट्रांसलेट होता है। टॉप लाइन तो आएगा सबका, लेकिन बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा। जो अभी जो वीकनेस है नंबर्स में, नॉन फिनेंशियल्स में, वो कैसे आगे बढ़ेगा,
और उसके हिसाब से फिर एक बार कॉर्पोरेट अर्निंग्स आया ना तो एफआई क्या कोई भी आए वो मतलब उसको मतलब बाजार फिर यू कैन नॉट स्टॉप द मार्केट, करेक्ट। बट यदि अर्निंग्स नहीं आया तो चाहे एफआई हो चाहे डोमेस्टिक भी ठंडा पड़ जाएगा ना, कब तक चलेगा वो। नीलेश भाई, एक सेक्टर जिसके लिए वाकई में अपरेंटली नज़र आता है कि बजट बड़ा ख़राब है, इंश्योरेंस, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, क्या इस सेक्टर की डी रेटिंग हो सकती है? क्योंकि एक और तो सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे और बजट के पहले बहुत बातें चल रही थी कि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेचेगी, मेडिक्लेम बेचेंगी, इंश्योरेंस बढ़ाना है, लिमिट्स बढ़ जाएंगी, वो तो सब भूल जाओ, है वो भी गया हाथ से। सो अनिल भाई, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, जी, हर आदमी को उसकी ज़रूरत है, तो जो प्रोटेक्शन बिजनेस है वो तो चलता ही रहेगा। सेकंड, अमृतकाल में 100% इंडियन को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिले, ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का और रेगुलेटर का प्रयास है, तो ग्रोथ भी आती रहेगी। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो HNI इंश्योरेंस प्रीमियम भर के एक गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं, वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा और उस वजह से एक जो करेक्शन होना है वैल्यू में वो दिखेगा। बट जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है, प्रोटेक्शन का, पेनिट्रेशन का, वो तो आगे चलता ही रहेगा। एंड हमने देखा है कि लाइक वॉरेन बफे दुनिया में सबसे धनिक आदमियों में एक आते हैं जी, उनका तो इंश्योरेंस बिजनेस था, उसी के सरप्लस पैसे निवेश कर करके बर्कशायर हाथवे खड़ी करती। बिल्कुल ठीक तो बात। इंश्योरेंस बिजनेस तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो मतलब ये टेम्परेरी चीज़ें हैं कि भाई चलो हाँ, ये रूल चेंज हो गया है तो उसकी वजह से जो एक वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगी वो आएगी और फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो होंगे वो उस इंडस्ट्री को वापस रीरेट कर देंगे। अच्छा, और एक चीज़ बात बताइए, ये तो ठीक है चलो इंश्योरेंस, और एक और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ आया है बजट में? सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक कंपटीशन होती थी मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से, राइट, MLD। वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम को आप कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर देते थे और उस वजह से टैक्स में बचत होती थी। अब वो लूप होल प्लग हो गया है, तो इट्स पॉसिबल कि जो लोग मार्केट लिंक डिबेंचर में निवेश करते थे वो म्यूचुअल फंड में आए। दूसरी, इसे मैं एक पॉजिटिव या नीलेश भाई, नेगेटिव, सॉरी टू इंटरवीन, पर फिर भी आपको 20% टैक्स तो देना ही पड़ता था MLD के ऊपर भी, बिकॉज 10% टैक्स था लॉन्ग टर्म कैपिटल। Long term हाँ वो 20% ना, 10%। नहीं वो अनलिस्टेड था ना। लिस्टेड डिबेंचर ही है, MLD सब लिस्टेड होते थे, इसलिए तो उसको 10% पे वो कन्वर्ट करते थे 10% 43%। का वो जो 10% बेनिफिट मिल रहा था जो भी था। वो बेनिफिट निकल गया, वो निकल गया। वो बेनिफिट निकल गया। जी जी तो जी। दूसरा एक था कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम था या इंश्योरेंस प्रीमियम था या PPF था, PF था, वो ATC टैक्स एग्जम्पशन में Correct. आता था। करेक्ट। अब इस बजट में लग रहा है कि धीरे धीरे करके हम नई टैक्स प्रणाली में जाएंगे जहाँ पे ATC बेनिफिट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ओवर लॉन्ग टर्म। आज लोग PPF, PF, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब एक तरीके से डालते थे, ये ATC की वजह से कई लोग निवेश करते थे, बट अब जब रिटर्न करेंगे तब लोग रिटर्न, अब जब निवेश करेंगे लोग तो रिटर्न देख के निवेश करेंगे। PF हो, PPF हो, VPF हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, हमने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। तो मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन क्षेत्र से पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा। चलिए, तो दूसरों का थोड़ा थोड़ा नुकसान, म्यूचुअल फंड का ज़्यादा ज़्यादा फायदा, ये थीम रहेगी। तो काफ़ी कुछ हमने अलग अलग इंडस्ट्री की और अलग अलग सेक्टर्स की बात की जहाँ फ़ायदे या नुकसान की बात है, लेकिन बड़ी बात है कि इस बजट को देखने के बाद पैसा डेट में लगाना है या इक्विटी में, फिक्स इनकम ज़्यादा अच्छा है या इक्विटी, और इस तरह के वॉलेटाइल बाजार में बजट के बाद आगे डायरेक्शन कैसा रहेगा ये भी जानना जरूरी है। इन सवालों के जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार के दिग्गजों के साथ हम कर रहे हैं बिग बजट पैनल, और बजट के बाद के एक्शन पर है पूरी नज़र। हमारे साथ एक खास मेहमान मधु केरा सर, रामदेव अग्रवाल साहब, और साथ ही सुनील सिंघानिया सर और नीलेश शाह साहब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब थोड़ी बाजार की भी बात की जाए, डेट इक्विटी की भी बात की जाए, क्योंकि इस बजट के बाद कई लोगों से बात करके ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी में तो है ही अच्छा, डेट में भी बनता दिख रहा है। तो
सुनील सर, दोनों में से ज़्यादा आकर्षक कौन है इस? नहीं, आई थिंक अगर आप देखो तो लास्ट बजट से इस बजट मार्केट्स फ्लैट रहे हैं जी। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो थोड़ी सी गिरावट हुई है छोटी मोटी। तो आई थिंक जो जैसे रामदेव भैया बोल रहे थे, जो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन था वो काफ़ी हद तक फेयर वैल्यू पे आ गया है। यू नो, अगर आप 24 का एस्टिमेटेड ईपीएस लो तो हम 18 टाइम है, लेकिन अभी 1-2 महीने में हम 25 का लेना शुरू कर एस्टिमेट कर देंगे तो वहाँ पे हम 16 टाइम पे आ जाएंगे। आई थिंक 12-15% मुझे तो लगता है कि अपनी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है। अगर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन 11-11.5% बढ़ सकता है तो उसके लिए कॉर्पोरेट अर्निंग उससे थोड़ी ज़्यादा ही बढ़नी पड़ेगी। तो वो एस्टिमेट लग रहा है। दूसरा है ना, लोग बोलते हैं कि अभी चाइना अट्रैक्टिव हो गया है और चाइना नीचे गिर गया है और चाइना बढ़ जाएगा। ये 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं सर। वो 20-30% बढ़ता है, फिर वहाँ कुछ ना कुछ फूगा फूटता है और फिर वो वापस से एग्जिट चाइना हो जाता है। तो मेरे तो हिसाब से ये बहुत नियर है कि जहाँ पे जिसने चाइना लिया था और जिसका लॉस कम हुआ, जहाँ पे थोड़ी सी घबराहट होएगी ना, वो मौका ढूंढ के दैट मनी हैज़ टू कम इनटू डेमोक्रेसीज। बहुत क्लियर है। आई थिंक जो लास्ट 1 साल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसा ऐसी कंट्री में डाला है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ उनका 100 का 0 हुआ है। डेमोक्रेसी में 100 का 90 हो सकता है, 100 का 80 हो सकता है, 100 का 0 नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो आई थिंक फ्लो भी आएगा इंडिया में। आई थिंक लुकिंग एट दैट, मुझे तो लगता है मनी ग्रेट टाइम टू बाय। हम भी 3-4 दिन से इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जो हमारे पास कैश था आज भी हमने किया इन्वेस्ट। ओके। और लग भी रहा है कि इट्स अ गुड टाइम नाउ। वाह, तो इंडिया में सर डेमोक्रेसी की अच्छी मजबूत डेमोक्रेसी की प्रीमियम मिलती रहेगी? आप अनिल अटरली ऑप्टिमिस्टिक लोगों से बात कर रहे हो। अगर हमको उसके ऊपर फेथ नहीं रहता ना तो 30 साल तक टिक ही नहीं सकते। यू नो, ऐसे झोंके बहुत बार आते हैं और आगे चले जाते हैं। हमने इससे भी बड़े बड़े झोंके सहे, यू नो, 1999 कारगिल वार, कितने सारे झोंके हमने सहे, कितने स्कैम्स भी देखे पीछे 20-30 साल में। मुझे लगता है इंडिया के ऊपर अनिल भाई डाउट नहीं करना चाहिए। नो, वैल्यूएशन एक अलग चीज़ है और वैल्यूएशन मार्केट अपने आप ही करेक्ट कर देता है। और इस बजट ने इन मेनी वेज उसको वैलिडेट किया है, राइट। आज हम स्पेसिफिक इस इवेंट की बात करें, इस बजट ने मेनी वेज में उसको वैलिडेट किया है। मुझे नहीं लगता है इंडिया स्टोरी में कोई भी डिरेल होने का चांस है या सिग्निफिकेंट कोई। और क्या है, ये जो अपन प्रीमियम बात भी करते हैं, जस्ट टेक 1 मिनट, रहेगा कैसे नहीं अनिल भाई, आप मेरे को बताओ। आप ये मार्केट को कंपेयर भी कैसे कर सकते हो रशिया के साथ, ब्राज़ील के साथ, कोरिया के साथ? यहाँ देखो कितना डाइवर्सिफाइड बास्केट है, प्लस डेमोक्रेसी है, प्लस एक लेवल पे यू नो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, लॉ है। अब पूरा यू नो 4,000-3,000 कंपनियां हैं, इतनी ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप है। आप इसको एप्पल टू एप्पल कोई दूसरे इमर्जिंग मार्केट से ऐसे कंपेयर भी नहीं कर सकते हो ना, तो उसका थोड़ा प्रीमियम तो रहेगा ही। एंड प्लस वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कंपेयर टू द साइज, अपना जो साइज है उसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट्स है इन द वर्ल्ड। और पिछले साल देखा हमने, इतना एफआईआई ने बेचा, कभी उनको रोका टोका नहीं, कुछ नहीं, कि आप नहीं बेच सकते, नहीं तो यही चाइना होता तो ब्रेक लगा देते। बात है, वो बता रहा हूँ, चाइना में तो सर्किट लगा दो, बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इतना बड़ा कोविड चला गया 2 साल में, 1 घंटे का भी कभी hats off to NSE and to the regulator with the way they manage the whole situation. तो मुझे लगता है थोड़ा प्रीमियम रहेगा अनिल भाई, इतना नर्वस मत हो। ना नर्वस नहीं, बिल्कुल, मैं तो कॉन्फिडेंस ले रहा था, एक और बूस्टर डोज। आप बोल रहे थे अटरली ऑप्टिमिस्टिक, में खाली मेरा थोड़ा अटरली कम कर लो। एक्चुअली अगले बजट में है ना, अब टाई और रुमाल का कलर है ना, लाल से ब्लू ग्रीन करो यार। ये बात तो आपने एकदम सही रेड करके आपने सुबह तक तो मैं बजट खत्म हुआ तब तक तो मैं गलत फहमी में था कि मैंने सही किया, अब तक जो किया सही किया। लेकिन दिनेश भाई, आपकी तो इक्विटी डेट दोनों पर गहरी पकड़ है और आप एसेट एलोकेशन भी बहुत हमेशा कहते हैं कि वो मैनेज करना चाहिए। आपको क्या लगता है, रिस्क रिवॉर्ड दोनों देखते हुए कहाँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, डेट या इक्विटी? 1 साल का व्यू ले रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इक्विटी और डेट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बराबर है। इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सारी चीज़ों का रिटर्न 1 साल में आसपास रहेगा। अगर आप 5 साल का व्यू लेते हैं तो मैं कहूँगा कि इक्विटी आज भी डेट से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, बट इन बिटवीन उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वॉलेटिलिटी को सहन करना पड़ेगा। तो इक्विटी मार्केट जैसा कि वो तो हमेशा होता है कि
एक तरफा तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। Yes. तो वो आपकी ताकत होनी, लेकिन 5 साल में यहाँ से पैसा इक्विटी में, और रामदेव से तो कुछ तो जरूरत नहीं। आपको कोई दूसरा तो कुछ लगाना ही नहीं है। लेकिन इस बजट के बाद कॉन्फिडेंस जो बना है आपका करीबन 12:30 बजे, क्या वो कॉन्फिडेंस 3:30 बजे तक बरकरार है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अरे सोचा क्या हो क्या गया। नहीं अनिल, यदि हमारे बजट की समझ कम रहती जी। और बाजार सिर्फ बजट के कारण से नीचे आता तो डेफिनेटली थोड़ा सा मायूसी आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने Right. मालूम है कि बाजार का बजट ने पूरा थम्स अप दिया, और हम प्रोविजन तो सुन सकते थे, अब तो 4 घंटे बाद समझ में आता है ना Correct. कि बजट में क्या क्या छुपे हुए चीज़ें हैं जो हमको नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ गया। तो बजट में ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए बाजार इतना गिरे, बट एक्सटर्नल फोर्सेस बाकी 7 दिन से चालू हैं, 8 दिन से चालू है। करेक्ट। तो वो चीज़ से कट के इनफैक्ट इट माइट बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द इक्विटी। अच्छा, इक्विटी का इन्वेस्टिंग जो है ना, आप 6 महीने 12 महीने के हिसाब से लगा ही नहीं सकते आप। यू हैव टू गो बाय वे प्रिंसिपल कि भाई मेरे को 60-40 करने का है या 50-50 करने का है, 25-75 कर, जितना आपका एपेराइट है। यदि आप खराब टाइम में नहीं खरीदो तो अच्छे टाइम में खरीदो तो ऐसे ही तकलीफ होने वाला है। करेक्ट। तो बात। यू नो, सो दिस आपको अच्छे टाइम में लगता है बहुत महंगा है, और खराब टाइम में लगता है अभी खरीदे नहीं खरीदे, तो कब खरीदोगे? तो ये कश्मकश यही है मधु भाई, अभी बजट देख के तो लगता है कि बस इससे बढ़िया क्या बजट आएगा, इतना बढ़िया है, मौका भी है, हम दुनिया भर में सब मजबूत है, अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। और मार्केट की स्क्रीन देखो तो ऐसा लगता है बंद करके बैठ जाओ शांति से। इस कश्मकश में जरा थोड़ा एडवाइस करिए रिटेल इन्वेस्टर को कि क्या करें। पहले तो एक लाइटर सेंस में बोलता हूँ, जी। तो 3 घंटे में हिल जाए वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एब्सोल्युटली सही बात है। इक्विटी में 3 घंटे में मिल गया तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल बात है सर, ये मतलब ये ऐसा ये मानसिकता लानी बड़ी बात है। आई डोंट नो कहाँ से आप ये इतनी पावर लेके आते हैं, मेंटल पावर के, हिलते नहीं बिल्कुल भी। नहीं, पहले बहुत हिल गए हैं ना, तो हिल के वो अभी हिल के अभी fix है। ये अनुभव कर चुके हैं। अब जड़ें मजबूत हो गई। कि हमारे हिलने से कुछ नहीं होने वाला है, बाजार जहाँ जाना वहीं जाएगा। इसमें दूसरी बात जो है ना, कि हमने कब 30 साल के करियर में भी कब एक बार भी जाके कोई बॉटम पकड़ लिया कि हम इस बार पकड़ लेंगे? हमको कोई किसी को पता चल सकता है कि आज ये बॉटम है, आज ही ले लो। ये तो एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ इन्वेस्टिंग। आप मान के चलते हो कि भाई अभी कंपेयर 2-3 महीने के पहले मार्केट अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। अपन ने इतने सारे रीज़न डिस्कस कर लिए। जी। एक बजट का हम था, सबके मन में घबराहट थी कि कैपिटल गेन्स में कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा। वो चेंज भी निकल गया, ग्रोथ ओरिएंटेड है, फिस्कल डिसिप्लिन आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको रुपया लगाना है तो सिस्टमेटिक वे में, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो चुनिंदा शेयर चुन के आपको जहाँ जहाँ फंडामेंटल अच्छा लगता है वैसे लगाना पड़ेगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है, अबैकस में लगाना है, तो सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे करके लगाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई एक साथ लगाना है तो, क्योंकि ये तो कभी होएगा नहीं ना अनिल कि आज हम लगाएंगे और कल से बढ़ना चालू हो जाएगा। करेक्ट। क्यों आज लगा के फिर आज स्क्रीन देखने का क्या फायदा है? सही बात है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी है मार्केट में, ये जो उठापटक और ये सब तकलीफ वाला माहौल है, आगे पीछे खत्म तो हो गई। अभी आज खत्म होता है या कुछ दिनों बाद, यही देखने बस वाली इतना ही देखने का है अनिल। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई शेक करने वाला है। सी एक लाइफ में ऐसा इवेंट होता है ना जिसमें हमको लगता है इसका एंड हमको पता नहीं है। ये तो सिर्फ शेयर का भाव है ना, इसका एंड तो हमको पता है कितना थोड़ा और घटेगा, फिर कहीं ना कहीं तो एंड आएगा ना इसका। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। और ये पूछने के पीछे नीलेश भाई मेरा पर्पस भी यही है कि कई बार क्या होता है कि भाव देखकर, मार्केट के मूड को देखकर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बजट खराब तो नहीं था, ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ ऐसा गलत था जो हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो वो कॉन्फिडेंस लोगों में चाहिए कि भाई ठीक है, कुछ एक आध ग्रुप के शेयर ऊपर नीचे हो जाए, कुछ लिमिटेड शेयर ऊपर नीचे हो जाए, उससे डरना नहीं है। जरा एक बार ये गाइडेंस आपकी तरफ से चाहिए। अनिल भाई, आपने डॉन करके अमिताभ बच्चन की मूवी आई हाँ, थी, पुरानी वाली भी देखी, नई वाली शाहरुख खान वाली भी। नहीं अमिताभ बच्चन, अमिताभ वाली देखिए सर। तो उसकी ये कहानी है, कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, बट चंद्रा बारोट ने वो मूवी डायरेक्ट की थी। राइट। और जब वो मूवी बन गई थी मोटा मोटा, तब उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया और लोगों ने कहा कि नहीं ये मूवी तो इतनी अच्छी नहीं बनी है। एंड फिर उन्होंने एक गाना उसमें डाला था, खई के पान बना रस वाला, एंड फिर हिम्मत करके रिलीज कर दी कि नहीं यार हमने तो प्रोडक्ट अच्छा किया है, लोग मान लेंगे। एंड मेरे हिसाब से उस समय की वो सबसे हिट फिल्म हुई थी। एंड जब लॉन्च हुई फिल्म तब उतनी हाउसफुल नहीं हुई थी, बट फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जाने लगी, लोगों को जमने लगी, तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सारी जुबली कर दी।
तो कई बार डॉन जैसी मूवी भी बनती है जो पहली नज़र में पसंद नहीं आती, बाद में लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो बहुत अच्छी मूवी है। इस बार शायद बजट भी वैसा है, हमें पहली नज़र में भा गया, कुछ और कारण की वजह से मार्केट को पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ है, बट फंडामेंटल तो सही है। आज नहीं तो कल लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये बजट अच्छा है, इससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड निवेशकों का भला होगा। तो आप तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, तो इकोनॉमी को, पॉलिसी को बड़ी अच्छे से जानते पहचानते, और आप सीए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अब एक बार आपने गोल्ड मेडल लिया तो उसके बाद आगे तो और क्या बचा है आपके पास और करने के लिए, करेक्ट? सिमिलरली अगर ये वित्त मंत्री जी का अब तक का सबसे बेस्ट बजट था, तो अगले बजट जब भी आए अगर यही करें तो इससे भी बेहतर कर सकेंगे वो? डेफिनेटली। अच्छा, उसके सजेशंस हैं आपके पास? हाँ जी। अच्छा, तो एक दो तो बताएं सर। सो एक मतलब जैसे एथिकल हैकिंग कंपटीशन होती है, वैसे एथिकल टैक्स लूपहोल प्लगिंग कंपटीशन कराइए। एक मिनट, नाम बहुत इंटरेस्टिंग बता, एथिकल टैक्स लूपहोल प्लगिंग कंपटीशन। वाह। मेरे बहुत सारे मित्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऐसे ऐसे रूल्स लेके आएंगे जिसको प्लग करके आप टैक्स कंप्लायंस बढ़ा सकते हैं। भारत जोग्राफिकली एशिया में है, बट मेंटली अफ्रीका में है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग आज भी गांधी जी को फॉलो करते कि वो बोल के गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आज तक टैक्स ही नहीं भरते, सोचते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये टैक्स लूपहोल्स प्लग कर सकते हैं। दूसरा, ऑन अ सीरियस नोट अनिल भाई, भारत को एग्जिट टैक्स सोचना चाहिए। अगर एक अमेरिकन सिटीजन अपनी नागरिकता सरेंडर करता है तो अपनी ग्लोबल एसेट्स के ऊपर मार्केट वैल्यू पे टैक्स भरता है। 17 लाख भारतीय 2014 से 2021 के बीच में नागरिकता छोड़ चुके हैं। अगर ये मिलके $2 लाख भी बाहर लेके जाए तो $340 बिलियन चले जाएंगे। ना एक, लोगों को डिटर करने के लिए कि आप नागरिकता ना छोड़े, और दूसरा, अगर वो छोड़े तो टैक्स कलेक्शन बने, तो एग्जिट टैक्स जैसा एक सोचना चाहिए। ये जो इस बार इसकी शुरुआत हो चुकी है, नहीं हुई? विदेशियों में पैसा भेजने पर जो टीडीएस लगाने की शुरुआत हुई है इस बार के बजट में, कहीं कहीं ट्रैकिंग सिस्टम है। ट्रैकिंग सिस्टम है, वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है रादर देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वैसे ही मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लूपहोल से जिससे हम प्लग कर सकते हैं। और इस बजट में जो काम चालू किया है हेल्थ केयर के ऊपर, स्किल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जैसे हमने आईटी क्षेत्र में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनी खड़ी की, वैसा ही हेल्थ केयर क्षेत्र में दिग्गज कंपनियां खड़ी करने की ज़रूरत है। हमारी हेल्थ केयर के लिए तो अच्छा ही है, दुनिया की हेल्थ केयर के लिए भी अच्छा होगा। आज अमेरिका में 1/3 डॉक्टर भारतीय मूल के हैं, उनकी 45% मेडिसिन जो खरीदते हैं वो भारत में बनी होती है। तो अपने लिए ही सही, औरों के लिए भी सही, हमें हेल्थ केयर में दिग्गज कंपनियां खड़ी करनी है। यानी कि ढेर सारे सजेशंस हैं आपकी तरफ से, अभी भी इससे बेहतर कई सारे और उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए। आइए अब एक बार जल्दी से मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बजट के बाद अगर एक पोर्टफोलियो बनाना है इक्विटी का, और आप सब लोग इक्विटी पर बुलिश भी है, तो कहाँ फोकस करना चाहिए? कौन सी वो थीम्स हो सकती हैं, कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जो इस बजट से फ़ायदा जिन्हें मिलेगा या जिन्हें खरीदने का मौका बनेगा? मधु सर, शुरुआत आप करें। आई थिंक अनिल भाई, ये जैसे हमारे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड राकेश भैया बोलते थे, यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, जिसको जो पसंद है वो खाओ, और बदहजमी हो जाए उतना मत खा लेना। करेक्ट। क्योंकि राइट, उसका इल्जाम भी मत बोलो कि रसगुल्ला जाके मतलब हमको पता है उसका इल्जाम खराब ही होता है, राइट, दही बड़े में मिल जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा फोकस इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी लिंक्ड जो सेक्टर है उनके ऊपर है। तो मैं अभी इस वक्त थोड़ा ग्लोबल अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमको पता नहीं है कि रिसेशन होगा, कितना होगा, कितना डीप होगा, हमको नहीं पता है। और वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट भी हुआ है। अगर आप देखो, जैसे आईटी एज ए सेक्टर आधा हो गया, मतलब वैल्यूएशन भी आधे हो गए, सेक्टर भी काफ़ी प्रेशर में रहा है इन द लास्ट 1.5 ईयर। अब ये इंडिया लिंक जो सेक्टर है, उसमें चाहे भले आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, फाइनेंशियल सेक्टर ले लो, जैसे आज ये जितने फॉरेनर की जो सेलिंग हो रही है, इवन लॉट ऑफ लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। यू नो, अगर अब मैं 2-3 साल का व्यू लूँ तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो इसमें से आपको फिर जो पसंद है ना, कैपिटल गुड्स में भी अच्छी कंपनियां होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छी कंपनियां होगी, कुछ फार्मा इतना ज़्यादा डीरेट हुआ है लास्ट 12-18 महीने के अंदर, वहाँ पे भी कुछ चुनिंदा कंपनियां अच्छी होगी। तो आपको सेलेक्टिवली बॉटम अप करके ही पोर्टफोलियो बनाना हो। बिल्कुल, एक अच्छी कंपनियां और अच्छे सेक्टर में से अच्छी कंपनियां चुनकर पोर्टफोलियो बनाएं, जिनमें आपके लिए प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और चुनिंदा फार्मा कंपनियां हो सकती है। ये पसंद है इस वक्त पोर्टफोलियो बनाने के लिहाज से। रामदेव सर, आपको क्या पसंद है? अरे मधु ने सब कुछ बता दिया क्या क्या बनाना चाहिए, लेकिन क्या है, देखिए पोर्टफोलियो तो बैलेंस ही होना चाहिए कि सब कुछ आज ही मतलब इस साल ही चले, ऐसा नहीं है। मतलब पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होता है। तो जैसे अब आईटी जो है, ठीक है, मतलब यानी आउट ऑफ फेवर है अभी, काफ़ी करेक्ट भी हो गया, 30-40% निकल भी गया है जी। बट ये क्या है, ये इंडिया की कहानी आईटी से चालू होती है, ठीक है, एक्सटर्नल है, लेकिन आज पूरा बैकबोन जो है, जो आज $500 बिलियन का पर रिजर्व है, $200 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। 2000 में $5 बिलियन का एक्सपोर्ट था और बोल रहे हैं कि भाई $500 ट्रिलियन भी हो जाएगा बाई 2030। तो उसके फॉरेक्स से अपना काम चलने वाला है और रुपये भी थोड़ा वीकर ही है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी नॉट द वेरी लार्ज कंपनी, लेकिन जो मिड में जिनके पास ग्रोथ है 15-20% का, वहाँ पर शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बैलेंस पोर्टफोलियो में कंजम्पशन भी बढ़ेगा। देखिए मेरे को क्या लग रहा है कि इकोनॉमी में जो है अभी कोविड के चलते जो रूरल इकोनॉमी है अभी भी वीक है। आई थिंक वन ऑफ द, मेरे को लगता है कि बजट में एक चीज़ यदि कमी है तो डायरेक्ट फोकस ऑन ना फार्मर्स नहीं, मतलब रूरल कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। तो उनके जो रूरल के जो कमोडिटीज़ हैं, जो मतलब 18-20-22% आपका टैक्स है, उसमें कुछ रिलीफ मिले फॉर एटलीस्ट टेम्परेली, करेक्ट, टिल यू बूस्ट द डिमांड। आई डोंट नो मतलब मैक्रो में कैसे हो सकता है, लेकिन वो एक सेगमेंट है बहुत बड़ा, 50-60% ऑफ द जनता, उधर डिमांड है नहीं। तो हो सकता है कि 4-6 महीने 8 महीने के बाद सस्टेन, यदि इंडियन इकोनॉमी कीप्स ग्रोइंग एट 6-7%, इतना बड़ा कैपेक्स होगा, तो टिकल डाउन इफेक्ट आएगा। पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैश कैप रिकवरी है, तो फाइनली रूरल इनकम में भी इजाफा होगा और उससे डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो मतलब जब डिमांड आएगा तो जो जो सेक्टर्स आज उनके कारण से थोड़ा वीक है, उनके शेयर भी आपको वीक मिलेंगे। तो ये समय है, इसमें आप अच्छी कंपनी लेकिन थोड़ा वीक डिमांड है वहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। ठीक बात है। तो आईटी, कंजम्पशन और स्पेशली रूरल डिमांड जो अभी थोड़ी कमज़ोर है, इससे जुड़े सेक्टर जब सही मौका मिले वहाँ निवेश करने का मौका है। सुनील सर, आपकी पसंद बताएं सर। आई थिंक मोटा मोटी देखो, डोमेस्टिक अच्छा लग रहा है, तो बैंक्स ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस चॉइस है। खाली एक ही है कि बैंक्स में बहुत जल्दी एक कंसेंसस व्यू बन गया था, बट अच्छा है कि लास्ट 8-10 दिन में स्टेट बैंक जैसी कंपनी भी 15-20% गिर गई है, तो थोड़ा सा जो फ्रॉथ था उसमें कम हो गया। आई थिंक अभी इट्स अ गुड टाइम। मेरा मानना है कि रूरल में आपको डिमांड देखने मिलेगी, बिकॉज ये जब भी हार्वेस्टिंग अभी शुरू हुई है, शुगर केन के ड्यूज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है, भाव अच्छे हैं, कॉटन के भाव अच्छे हैं, और भी जो क्रॉप्स है उसके भाव अच्छे हैं। आई थिंक वहाँ हमारा व्यू है कि अभी से लेके जून-जुलाई तक रूरल में काफ़ी एक आपको स्पर्ट दिखेगा। वेडिंग सीज़न अच्छी जा रही है, अभी भी जून तक काफ़ी वेडिंग्स है, तो उसको लेते हुए जनरल कंजम्पशन भी ठीक रहेगा। तो आई थिंक वो सेक्टर्स इंडिया में अच्छा करेंगे। कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर तो सबको पता ही है, थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हैं। मेरा व्यू है कि वर्ल्ड इज़ ऑल्सो लुकिंग बेटर नाउ। 2022 में जो जो हेडविंड्स है ना, वो 2023 में अभी टेलविंड बन रहे हैं। ओके। तो जैसे गैस के भाव यूरोप में 10 गुना हो गए थे, अब वो इनफैक्ट रशिया और यूक्रेन का इशू हुआ, उससे भी 20-20% नीचे हो गए, 18 मंथ लो पे आ गए हैं। तो जो एडिशनल हाउस होल्ड का जो एक्सपेंस उसकी तरफ जा रहा था, वो अब नहीं जा रहा है। करेक्ट। तो जब भी हम कंपनियों से बात कर रहे हैं जिसका यूरोप फोकस थोड़ा एक्सपोर्ट्स है, वो बोल रहे हैं अभी ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा डिमांड आने लग गया है। उसमें टेक्सटाइल्स होगा, पिगमेंट्स होगा, डाइज होगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। चाइना रीओपन हो रहा है आफ्टर 2 years, तो चाइना रिलेटेड जो ग्लोबल ग्रोथ है, और वही हम IMF की बात करें तो चाइना ग्रोथ हैड फॉलन टू 2-3%, अब वो 5% तक आने की बात है। इसके लिए थोड़े कमोडिटीज़ भी बढ़े हैं। आई वुड से दैट कमोडिटीज़ अभी ग्लोबल सेक्टर हो गए, ठीक बात है। उसके भाव जो हैं वो ग्लोबल सेक्टर के हिसाब से, और आप देखिए हर स्टील कंपनी ऑल टाइम हाई पे है। करेक्ट। प्रॉफिट तो बहुत कम है ऑल टाइम हाई से, लेकिन भाव तो आ गए। तो आई थिंक दैट इज़ वन अदर थिंग। भैया से मैं कंप्लीट सहमत हूँ। आईटी सेक्टर ऐसा है जिसमें इंडिया हैज़ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबल लीडरशिप। तो जो भी सेक्टर में ग्लोबल लीडरशिप होता है, जब तक यू डोंट सी डी ग्रोथ,
मुझे नहीं लगता है उसमें चिंता की अपने को ये बात करना चाहिए। अगर आप दिसंबर के भी रिजल्ट देखिए, हर कंपनी ने रुपी टर्म्स में 15% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, और कौन से सेक्टर एक्सेप्ट बैंकिंग ने वो 15% कहीं भी नहीं ग्रोथ दिया है। तो मुझे नहीं समझ में आता है, लोग बोलते हैं कि डी ग्रोथ, वहाँ तो ग्रोथ है 15% का और पूरा का पूरा डिविडेंड में बांट देते हैं। और आई थिंक फार्मा इज अ वेरी नेग्लेक्टेड सेक्टर ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। उस पर काम करना चाहिए। मुझे पता नहीं कब चलेगा, बट हमने देखा है लास्ट 2-3 साल में जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तभी चलता है। बिल्कुल ठीक आज जून में किसी को बैंक लेना नहीं था, 1 महीने पहले सबको बैंक लेना था, वैसे ही हो रहा है ये रोटेशन। एब्सोल्युटली। नीलेश भाई आपकी Only the पसंद- only जी, point which I will make on IT in a way I was coming, इसका जो वैल्यूएशन हो गया था ना 1-1.5 साल पहले, वो थोड़ा फ्रॉथी Correct था, हो गया। वो अब हाँ, करेक्ट वो हो correct गया है। तो ऑब्वियसली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मौके मिलेंगे, और स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी में डेफिनेटली मौका मिलेगा। नीलेश भाई। 2 सेक्टर अपार्ट फ्रॉम जो मधुभाई, रामदेव जी और सुनील ने बताया, हम्म, एक सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाया है, और दूसरा इलेक्शन और G20 के तहत एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर मटेरियल्स कंपनी को फ़ायदा होगा। दूसरा, हमने पिछले 10-12 इलेक्शन साइकिल को देखा तो तकरीबन इलेक्शन के 1 साल पहले से FMCG कंपनी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। इसके रीज़न में एक ये होता है कि इलेक्शन बाउंड सरकार कंज्यूमर के हाथ में पैसा रखती है, और पैसे का रोटेशन भी फास्ट हो जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज भी वोटर्स के पास जाती है। करेक्ट। और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड के पास पैसा जाता है, वो ज़्यादातर खर्चा कर देते हैं। तो लीकर से लेके कंज्यूमर स्टेपल जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे है, वो सारी कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और FMCG में सिलेक्ट कंपनी अच्छी लगती है। और एक बात जो मधुभाई ने कही, वो दूसरी तरीके से कहता हूँ कि भारत राइजिंग टाइड है। इसमें किसी भी बोट में बैठेंगे ऊपर तो आना है, कोई जल्दी आए कोई थोड़ी देर से आए। खाली ध्यान ये रखना कि उस बोट में मत बैठना जहाँ पे छेद पड़ा हो, वो ऊपर नहीं आएगी, वो डूब जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपने सही सेक्टर और सही कंपनी चुनी है तो पैसा तो बन जाएगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। गलतियाँ ना करें, बस सावधानी से करें, ये आपके लिए राय। तो बजट के इस बिग पैनल से राय साफ आती दिख रही है। बाजार के एक आध दिन के ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव से डरें घबराएं नहीं। बजट ने बाजार को सही दिशा दी है, आने वाले समय में उसका असर आपको साफ तौर पर दिखेगा। मधु सर, रामदेव सर, नीलेश सर और सुनील सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बजट बिग पैनल में हमारे दर्शकों को पूरा बजट को लेकर और बाजार को लेकर गाइडेंस देने के लिए। इस शो में इतना ही। नमस्कार।